3, 2, 1, bang। कौन सा रेडियोधर्मी स्रोत की गतिविधि की इकाई है? बैक्वेरेल, रदरफोर्ड। और हेनरी जो है वो प्रेरक का, वेबर जो है वो फ्लक्स का, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। रुक गया है क्या रे? रुकल है। अगला अगला बताओ क्या है? पेड़ की शाखा पर बैठा एक बंदर अचानक भूमि की ओर नीचे की ओर गिरता है। किसका एक उदाहरण? देखो, अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ये हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। और अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और नीचे से ऊपर जाने पर कुल ऊर्जा नियत रहेगा। कुल ऊर्जा जो रहेगा वो नियत रहेगा। कुल ऊर्जा जो रहेगा वो नियत रहेगा। आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं पेड़ की एक शाखा पर बैठा एक बंदर अचानक भूमि की ओर नीचे गिरता है। या किसका एक उदाहरण है? तो कोई भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। 30 नंबर मार दिया। अरे तरीके 3 नंबर कैसे होगा? कोई भी पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। केपलर ने ग्रहों का नियम दिया। केपलर की अगर हम बात करें, ये ग्रहों का नियम दिया था किसने? केपलर ने दिया था ग्रहों का नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बल अकेले नहीं होगा। बल अकेले नहीं हो सकता। बल अकेले नहीं होगा। बल अकेले नहीं होगा। बल जो है वो अकेले कभी नहीं हो सकता। बल जब भी होगा जोड़े में होगा। बल अकेले नहीं हो सकता। बल जब भी होगा जोड़े में होगा। केपलर ने ग्रहों का नियम दिया था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। द राइट आंसर इज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। अपने किसके समान? बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? अपने आयतन के समान पानी को विस्थापित। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो अपने आयतन के समान वह पानी को विस्थापित कर देता है। और यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत था। जितना तैरने डूबने वाला सिद्धांत है ना, वो सब आर्किमिडीज का सिद्धांत था। वो सब आर्किमिडीज का सिद्धांत, जितना तैरने डूबने वाला सिद्धांत है सब आर्किमिडीज का सिद्धांत। लोलक की कला अवधि बताओ। सरल लोलक का आवर्तकाल अगर आप पढ़े होंगे, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अगर आप पढ़े होंगे तो कहता है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है? एकदम नहीं करता है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है? एकदम करता है। एल के ऊपर। समय के ऊपर निर्भर करता है? कहीं पर टी है। ताप पर निर्भर करता है? एकदम नहीं करता है। एल और जी पर करता है। एल और जी पर करता है। बताओ जल्दी से दोस्त मेरे। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है तो कहता है लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो दोस्त मेरे एल और जी पर करता है। लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो किस पर निर्भर करता है? एल और जी पर करता है। हो गया। अगला बता, 2 आयामों की गति में निरंतर त्वरण डैश पैटर्न का अनुसरण करता है। बताओ 2 आयाम कह रहा है। 2 आयाम का मतलब होता है प्रक्षेप्य गति। अगर आप पढ़े होंगे प्रक्षेप्य गति को तो प्रक्षेप्य ऐसा गति होता है। और ये कहेगा अगर ये 2 आयाम मतलब क्षैतिज भी और उदग्र भी, अगर पढ़े होंगे तो हम पढ़ाते हैं दोस्त मेरे कि अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है, एक क्षैतिज दूरी भी और एक उदग्र दूरी भी, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं दोस्त मेरे? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। बताओ तो प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप्य का पथ बता दो कैसा होता है? प्रक्षेपित अगर किसी चीज को करते हैं तो कैसा पथ होता है? एक होता है परवलयकार, परवलयकार, और दूसरा होता है वृत्तीय। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर? परवलयकार या वृत्तीय। और प्रक्षेप कितना डिग्री पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा? प्रक्षेप्य का पथ होता है दोस्त मेरे परवलयकार।
कहेगा कितना दूरी पर जाएंगे तो महत्तम दूरी जाएगा, क्षैतिज में महत्तम दूरी जाएगा। एक ऑप्शन है 45 डिग्री पर मारेंगे तब, और दूसरा ऑप्शन यही है, वो क्वेश्चन इसका पूछता है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, और कितना एंगल पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा, जल्दी से बता दो। एक को यही क्वेश्चन है पूछता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा। कितना पर मारेंगे दोस्त मेरे? 45 के कोण पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? ये ऐसा, ये परवलयकार होता है, और 2 आयामी दूरी है, क्षैतिज में भी जाएगा। देखो ऐसे अगर सीधे जाएगा तो केवल क्षैतिज में जाएगा। उतना झोलझाल भी नहीं करना, अभी समय नहीं है, सीधा सीधा बात करना है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड तक रहता है? बताओ। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का वैसे 1/16 सेकंड रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं देता है तो 1/10 सेकंड हो जाएगा। अब बताओ रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अच्छा बताओ, चला नेत्रदान में नेत्र से जो जो क्वेश्चन पूछेगा हम बता देते हैं। नेत्रदान में बताओ तो किसका उपयोग करते हैं? एक ऑप्शन है रेटिना, एक ऑप्शन है रेटिना, दूसरा ऑप्शन है कॉर्निया। एक ऑप्शन है रेटिना, दूसरा ऑप्शन है कॉर्निया। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? नेत्रदान में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रेटिना, कॉर्निया। याद रखना दोस्त मेरे, रेटिना और कॉर्निया में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यह आंख का जो सबसे पीछे वाला भाग है ये रेटिना है, इस पर दोस्त मेरे प्रतिबिंब बनता है, और ये है कॉर्निया। इसी को हम लोग नेत्रदान में यूज करते हैं। नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया का। नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया का। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताओ लेंस कौन सा होता है? लेंस बताओ जल्दी से कौन सा होता है? उत्तल लेंस की अवतल लेंस? लेंस जो होता है कौन सा होता है? जल्दी से बता दो। लेंस होता है उत्तल, और उत्तल लेंस में सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन। उत्तल लेंस में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्त मेरे प्रोटीन। और वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन। नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया का। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्त मेरे? रेटिना पर बनता है। निम्न से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बताओ। कार्य, काम को आप कह सकते हैं कार्य, कार्य। एगो दिया ताकत, शक्ति। कौन सी सदिश राशि नहीं है कह रहा है? तो देख लो, काम, ताकत दोनों जो है सदिश राशि नहीं है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसको दोस्त मेरे ताकत को काट के कर लो बल। इसको अगर ताकत के जगह पर बल रहेगा तब आंसर काम हो जाएगा। कार्य, कार्य। देखो जेकरा में दिशा होगा उस सदिश, अब देखो जेकरा में दिशा होगा उस सदिश, जेकरा में दिशा नहीं होगा वो क्या होगा? अदिश। तो बता दो जल्दी से जो तुमको पूछेगा। संवेग क्या है? संवेग और आवेग जो है ये क्या है? संवेग और आवेग जो है ये क्या है? एक ऑप्शन है सदिश, दूसरा ऑप्शन है अदिश। संवेग और आवेग बताओ क्या है? सदिश है कि अदिश है? सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। दिशा ना हो। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। बताओ जल्दी। सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा ना हो। बताओ संवेग क्या है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? निम्न से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि, संवेग और आवेग क्या है? ये सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है। संवेग और आवेग सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है। अगला बताओ, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण प्रभार यानी आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस में होता है। अब प्रोटॉन पर कहेगा तो ये प्लस में होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। नाभिक में कौन होता है दोस्त मेरे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन चारों तरफ चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन।
नाभिक में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन होता है दोस्त मेरे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अगला बताओ, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्त मेरे? बुनियादी सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। एवोगाड्रो ने कहा था कि गैसों का आयतन जो है, गैसों का आयतन जो है वो अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। और पास्कल, जितना हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, ये सब पास्कल है। हाइड्रोलिक से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? पास्कल ने। हाइड्रोलिक से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? पास्कल ने। पास्कल ने हाइड्रोलिक जितना भी कह दोगे सब पास्कल ने दिया था। हाइड्रोलिक की अगर हम बात करें, ये सब किसने दिया था दोस्त मेरे? पास्कल ने दिया था। हाइड्रोलिक जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक गियर, हाइड्रोलिक जितना भी हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट कह देगा, सब पास्कल ने दिया था। डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया था। एवोगाड्रो ने गैसों का आयतन अणुओं की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगला बताओ, ग्रेफाइट के परतों पर एक साथ रखा जाता है। बताओ, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। बताओ क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट में परतों को एक साथ रखा जाता है। कौन बल द्वारा? वंडरवाल बल द्वारा। सबसे कमजोर बल है। वंडरवाल फोर्स के द्वारा ग्रेफाइट को परतों में रखा जाता है। किसके द्वारा दोस्त मेरे? वंडरवाल फोर्स के द्वारा गैसों को परतों में रखा जाता है। कमजोर आकर्षण बल है। अगर ये कह दे तो ये कहेंगे कमजोर आकर्षण बल है। कमजोर आकर्षण बल है। एक लाइन एकदम याद रखना, कार्बन में कहेगा कौन बंधन बनता है? कहेंगे सहसंयोजक। आयनिक बंधन कहेगा कहां बनता है? NaCl में। NaCl के बारे में याद रखना है, पीएच मान इसका 7 होता है और ये उदासीन लवण है। उदासीन लवण है। ये कैसा लवण है दोस्त मेरे? उदासीन लवण है। उदासीन लवण। कार्बन में कौन बंधन बनता है? स्वसंयोजक बंधन बनता है। कार्बन में स्वसंयोजन बंधन बनता है। कमजोर आकर्षण बल। अब देखो, कार्बन कार्बन के 3 अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप 3 हैं। कौन कौन? एगो हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है। एकदम खूब VBI क्वेश्चन है दोस्त मेरे। हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब ध्यान से देखो, हीरा की अगर हम बात करें, हीरा सबसे कठोर है। सबसे कठोर है। और ये दोस्त मेरे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चमकता है। ग्रेफाइट ठोस स्नेहक है। ठोस स्नेहक है और ये विद्युत का सुचालक है। ये विद्युत का सुचालक है। ये इसको कार्बन 60 भी कहते हैं या इसी को फुलरीन के नाम से भी जानते हैं। ये जियोडेसिक संरचना दर्शाता है। देख लो, हीरा, कार्बन की अगर हम बात करें, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इसके 3 अपर रूप हैं। हीरा सबसे कठोर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चमकता है। ग्रेफाइट ठोस स्नेहक के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ये सुचालक होता है। कार्बन 60, फुलरीन इसी का नाम है। फुलरीन बोलिए जियोडेसिक संरचना। जियोडेसिक संरचना होता है फुटबॉल के आकार का। कार्बन 60 जो होता है ये इसका आकार फुटबॉल के आकार का होता है और ये कार्बन के तीनों अपर रूप हैं। बताओ व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। अगला कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर?
इसी को हम लोग एप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और जिप्सम के बारे में याद रखना, इसको कहते हैं CaSO4 इंटू, जिप्सम है ना 2H2O, CaSO4 इंटू ई दोस्त मेरे एंटा एसिड है। इसकी अगर हम बात करें, ये एंटा एसिड है, ये दूध को खट्टा होने से बचाता है। मधुमक्खी जब डंक मारता है तो इसी का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो तुमको पिछले बार भी पूछा था, सोडियम कार्बोनेट दैट इज बेकिंग वॉशिंग सोडा, जल की कठोरता दूर करते हैं। जल की कठोरता दूर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और याद रखना कि अगर जिप्सम को 100 डिग्री सी या इसी पर देता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 373 केल्विन पर अगर गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा। और Na2CO3 जल की कठोरता दूर करता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 एंटा एसिड दूध के लिए। बेकिंग सोडा NaHCO3 एंटा एसिड दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए। और मधुमक्खी जब डंक मारता है तब भी हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। और इसी से सोडा अग्निशामक यंत्र जो है CO2 का निर्माण करता है जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा। जब किससे अभिक्रिया करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा। अगला 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 कहता है ग्लाइकॉल को एविएशन गैसोलीन में मिलाया जाता है क्योंकि यह, बताओ क्या हो जाए? ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल का नाम सुने हो? पेट्रोल को जमने से रोकता है। पेट्रोल को जमने से रोकता है। एंटी फ्रीजिंग है, ये एंटी फ्रीजिंग है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। कहता है ग्लाइकॉल को एविएशन गैसोलीन में मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल को जमने से रोकता है। एंटी फ्रीजिंग है। एंटी नॉकिंग भी होता है। टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड जो है ये एंटी नॉकिंग है, एंटी नॉकिंग एजेंट है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। टेट्राइथाइल लेड जो है ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। अगला बता, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? क्योंकि यह रक्त में तेजी से घुलनशील है। इसको दम घोटू गैस कहते हैं। रक्त में तेजी से घुलनशील है, रक्त में तेजी से घुलनशील है और इसको दम घोटू गैस कहते हैं। दम घोटू गैस कहते हैं। रक्त में तेजी से घुलनशील है और इसे दम घोटू गैस कहते हैं। रक्त में तेजी से घुलनशील है और इसे दम घोटू गैस कहते हैं। इसीलिए हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए एकदम रक्त में तेजी से हीमोग्लोबिन के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है। इथाइल अल्कोहल करता है। जब हम लोग दारू पीते हैं तो कहेगा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है? नहीं। यह ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है? यह भी नहीं होगा। दम घोटू गैस है। सबसे जहरीला यही है, सबसे जहरीला जो है वो यही है। सबसे जहरीली गैस यही है। सबसे जहरीली गैस कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा उदासीन होता है। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो अम्लीय होगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हीटर को कमरे में रखकर नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, दम घोटू गैस छोड़ता है। इसलिए क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, दम घोटू गैस छोड़ता है। अगला बताओ, वह कौन सा अंग है जो पानी, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? वह कौन सा अंग है जो पानी, वसा, विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? किडनी। किडनी का भाग होता है दोस्त मेरे, किडनी का जो छानने वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रोलॉजिस्ट यहीं से पैदा लेता है। त्वचा की अगर हम बात करें तो त्वचा से बताओ पसीना निकलता है। श्वेत ग्रंथि जो है यहीं पर एक्टिव रहता है। और त्वचा की लार ग्रंथि की अगर हम बात करें, तिल्ली होगा नहीं, लार ग्रंथि भी नहीं होगा। श्वेत ग्रंथि बताओ तो कहां नहीं होता है? श्वेत ग्रंथि नहीं होता, श्वेत ग्रंथि नहीं होता।
एक ऑप्शन है आपका श्वेत ग्रंथि नहीं होता, एक ऑप्शन है आपका होंठ, होंठ में श्वेत ग्रंथि नहीं होता, दूसरा नाक में श्वेत ग्रंथि नहीं होता। बताओ कहां नहीं होता, होंठ में कि नाक में? कहां से पसीना आता ही नहीं है, कहां से पसीना आता ही नहीं है, जल्दी बताओ, कहां से पसीना आता ही नहीं है? किडनी की अगर हम बात करें, विटामिन डी को यह सक्रिय करता है, रक्त के एसिड और बेस को संतुलित रखता है। किडनी का काम है रक्त को छानना, छान कर शुद्ध करना। होंठ में कभी पसीना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कहता कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव होता है? कोशिका के केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब देखो बढ़िया से देख लो, बढ़िया से कहते हैं कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव होता है? तो दोस्त मेरे ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोस्त मेरे ये कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य आप कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य कह सकते हैं, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और ये दोनों को मिला के होता है दोस्त मेरे जीव द्रव्य, ये दोनों को मिला के होता है जीव द्रव्य। देख लो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, नाभिक के अंदर नाभिकीय द्रव्य, जिसको इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्त मेरे साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मिला के प्रोटोप्लाज्म। अब आंसर बता दो जल्दी से, कोशिका के केंद्रक के अंदर जो होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक के अंदर कौन हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। हो गया। अगला बताओ, मेरिस्टेम जो परिपक्व उत्तकों के बीच होता है, मेरिस्टेम कहते हैं, मेरिस्टेम र होगा यहां। मेरिस्टेम की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, मेरिस्टेम एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नाम सुने हो? आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16? देखो मेरिस्टेमेटिक जो परिपक्व उत्तकों के बीच होता है उसे मेरिस्टेम के रूप में जाना जाता है। देखो ये आपको पता होगा, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्त मेरे विभाज्योत्तक उत्तक, विभाज्योत्तक उत्तक, विभाज्योत्तक उत्तक जिसको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा होता है दोस्त मेरे जंतु उत्तक। विभाज्योत्तक उत्तक जो होता है ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक, एक होता है दोस्त मेरे पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक, और एक होता है शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक और अंतर्वेशीय जिसको आप कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम विभाज्योत्तक उत्तक, पादप में उत्तक जो होता है विभाज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक, और अस्थायी उत्तक। अब दोस्त मेरे शीर्ष विभाज्योत्तक जो एपिकल मेरिस्टेम है वो दोनों तरफ लंबाई को, ऊपर में नीचे जड़ में भी लंबाई को बढ़ाता है। पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक मोटाई को बढ़ाता है। अंतर्वेशीय दो नोड के बीच की दूरी को बढ़ाता है, दो नोड के बीच की दूरी को बढ़ाता है। अस्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्त मेरे सरल अस्थायी उत्तक और एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक की अगर हम बात करें, सरल में फिर पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा हो गया, फिर कॉलेनकाइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, अब फिर दोस्त मेरे स्केलेरनकाइमा हो गया, स्केलेरनकाइमा हो गया। आज जटिल में हो गया एगो जाइलम, आज दूसरा हो गया प्लोएम। अब दोस्त मेरे ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखो शीर्ष विभाज्योत्तक उत्तक लंबाई को बढ़ाता है, पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक मोटाई को बढ़ाता है, अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक उत्तक दो नोड गांठों के बीच की दूरी को बढ़ाता है,
फिर आ जाओ पेरेन्काइमा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। कोलेनकाइमा लचीलेपन के लिए जिम्मेवार है। स्क्लेरेन्काइमा कठोरता के लिए जिम्मेवार है। जाइलम जल और खनिज लवण के लिए जिम्मेवार है। प्लोएम खाद्य पदार्थ के लिए जिम्मेवार है। ये दोनों में तुमको याद ना रहे, प से पेरेन्काइमा, प से प्रकाश संश्लेषण, प से पेरेन्काइमा, प से प्रकाश संश्लेषण, प से पेरेन्काइमा, प से प्रकाश संश्लेषण। फिर आ गया कोलेनकाइमा में ल है लचीलेपन के लिए। स्क्लेरेन्काइमा तो सब जानता है, मृदुत्तक कठोरता के लिए। आंसर बता दो। कहते हैं इसका आंसर हो जाएगा इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशीय विभाज्योतक ऊतक, जो दो नोड के बीच की दूरी को बढ़ाता है। होगा। अगला बताओ, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश में प्रवेश करता है। बताओ ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां पर प्रवेश करता है। क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां प्रवेश करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है, जो भी काम होगा दोस्त मेरे, ये बाएं साइड में होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये देख लीजिए। ये अगर मान लीजिए हार्ट का आपका चैम्बर है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। इधर वाला जो हो गया ये बायां आलिंद और बायां निलय हो गया। ये हो गया आलिंद, ये हो गया निलय, फिर ये हो गया आलिंद और ये हो गया निलय। अब ये आपका दोस्त मेरे हो गया फेफड़ा। फेफड़ा से जो है ये रक्त आता है, फेफड़ा से ये रक्त जो है वो आ जाएगा कहां, आलिंद में। आलिंद में शुद्ध रक्त जो होता है यहां से ऑक्सीजन लेके आएगा आलिंद में। आलिंद से फिर निलय होते हुए ये चल जाएगा शरीर में। अब फिर यहां से अशुद्ध रक्त लेके आएगा आलिंद में। आलिंद से फिर निलय होते हुए चल जाएगा फेफड़ा के पास। ये ऑर्डर है। तो बताओ जब भी इधर आएगा, इस साइड में आएगा, आ रहा है इधर से, फेफड़ा से आ रहा है दोस्त मेरे, तो ये शुद्ध रक्त होगा। अब फेफड़ा के तरफ जा रहा है तो ये अशुद्ध रक्त हो जाएगा, अशुद्ध रक्त आ जाएगा। अशुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन। तो बताओ ये स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश में प्रवेश करता है, तो पहले कहां प्रवेश करेगा, बायां आलिंद में प्रवेश करेगा। बायां आलिंद से फिर निलय में जाएगा, निलय से फिर शरीर में जाएगा, और शरीर से फिर आएगा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से फिर निलय में, निलय से फिर चल जाएगा फेफड़े में। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। बायां आलिंद इज द राइट आंसर। अगला बताओ, पादप कोशिका जंतु कोशिका में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है। जल्दी बताओ किसकी अनुपस्थिति होती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। जल्दी से बता दो किसकी अनुपस्थिति होती है। सेंट्रियोल की, तारक केंद्र की अनुपस्थिति होती है। आप पादप कोशिका जंतु कोशिका में और चीजों की गड़बड़ियां होती है। एक लवक, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु में नहीं। कोशिका भित्ति जो होती है ये भी जंतु में नहीं पाई जाती है। लवक और कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। वैसे कोशिका भित्ति की बात करोगे तो कवक में भी पाया जाता है, जीवाणु में भी पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं दोस्त मेरे कि एक एक दिन फुल पूरा रिवीजन ऑफ फिजिक्स, पूरा रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री और पूरा रिवीजन ऑफ बायोलॉजी करवा दिया जाए, बिहार दरोगा स्पेशल। अगर आप चाहते हैं तो एक बार 8 टाइप कीजिए। एक एक दिन कंप्लीट फिजिक्स 3 से 3.5 घंटा, कंप्लीट केमिस्ट्री 3 से 3.5 घंटा, कंप्लीट बायोलॉजी 3 से 3.5 घंटा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा। कितने लोग ये चाहते हैं? जल्दी से एक बार 8 टाइप करें, पीडीएफ भी दे देंगे, सुपर फास्ट रिवीजन करवा देंगे साइंस का। अगर आप चाहते हैं तो एक बार 8 टाइप कीजिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 भाग होता है, एक भाग होता है रफ, एक भाग होता है स्मूथ। रफ भाग जो होता है, रफ भाग की अगर हम बात करें, रफ भाग में राइबोसोम पाया जाता है। रफ भाग में राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। स्मूथ भाग में लिपिड और वसा। स्मूथ भाग की अगर हम बात करें, स्मूथ भाग की अगर हम बात करें तो इसमें लिपिड और वसा का निर्माण होता है। लिपिड और वसा का निर्माण होता है। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर होता है। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर होता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है।
और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। लाइसोसोम आत्महत्या की क्या है? थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, क्रेब साइकिल इसी में होता है। ऑक्सीश्वसन के कारण एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। आप चाहते हैं कि फिजिक्स एक दिन, केमिस्ट्री एक दिन, बायो एक दिन, 3.5 3.5 3.5 एकदम जो इंपॉर्टेंट होगा अगर आप कहिएगा तो हम करवा देंगे। 3-3 घंटा, 3-3 घंटा लेकिन लगेगा। 3 घंटा फिजिक्स, 3-3.5 घंटा फिजिक्स, 3.5 घंटा केमिस्ट्री, 3.5 घंटा बायो। अगर आप कहिएगा तो बढ़िया वाला क्लास जो है आपकी सेवा में उपस्थित कर देंगे, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं तो एक बार ढेर सारा हार्ट आप भेजिए, मेहनत करना पड़ेगा। चला बढ़िया से कंटेंट बना तो हम दिए हैं, बना तो दिए हैं, लेकिन दोस्त मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री। हम तो दोस्त मेरे फिजिक्स अगर तुम कहेगा तो एक एक सेशन तीनों का लेंगे। बोलो अगर मंजूर है, एक एक सेशन लेंगे, कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन करवा देंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा देंगे। मंजूर है? तो मंजूर है तो तैयार हो जाओ, आ रहे हैं हम बिहार दरोगा के लिए। एक एक सेशन 3 दिन 3 कक्षा लेकर के। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। एक दिन में फिजिक्स, एक दिन में केमिस्ट्री, एक दिन में बायो, खत्म। जो इंपॉर्टेंट होगा, ये तो नहीं कह सकते खत्म, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा वो करवा देंगे। चलिए, तो बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट आपको देखने को